सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित, 7,721 करोड़ हुए आवंटित। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र में विकास को मिलेगा रफ्तार। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष का हंगामा, बीजेपी विधायकों का सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन। छात्रवृत्ति, धान खरीदी, भ्रष्टाचार पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। गोवा अग्निकांड पर इरफान अंसारी की प्रतिक्रिया, पीड़ित परिवारों को 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग, राज्य में सावधानी बरतने के दिए निर्देश। गैस रिसाव मामले ने लिया नया मोड़, लोगों ने ठुकराई विस्थापना की पेशकश, कहा मर जाएंगे जमीन नहीं छोड़ेंगे। सड़क हादसे में पिता पुत्र की मौत तो होने से हड़कंप, लोगों ने चक्का जाम कर ओएनजीसी के बाहर दिया धरना, कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन में। झारखंड विधानसभा में 7,721 करोड़ रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट पारित हुआ है, जिससे राज्य में विकास की गति बढ़ने की उम्मीद है। कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि यह बजट जनता के हर वर्ग के हित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उनके अनुसार हेमंत सरकार युवा, किसान और आम लोगों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार की प्राथमिकता यह है कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित हो। नए बजट से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिलने की संभावना है। इससे झारखंड के विकास पथ को नई ऊर्जा और दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, ये लोग जिस तरह से हमारे सत्ता पक्ष के विधायक जीत का है, उसी तरह के ये भी जीत का है। और हमारा झारखंड का विकास के लिए हमारी सरकार ने अनुपूरक बजट ला के यहाँ 77,000 करोड़ ला के हमारी जनता और हमारी इस झारखंड राज्य का विकास के लिए जिस तरह से काम कर रही है, निश्चित रूप से ये हमारी जो सरकार है वो सबके लिए सोचने वाली सरकार है। निश्चित रूप से हमारा इस बजट से, हमारा यहाँ का जो ये बजट से हमारा यहाँ का जितने भी इस तरह से हमारी महिला, हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं और हमारे इस तरह से जितने भी हमारे इस तरह के समुदाय हैं या तो वर्ग हैं, सबके लिए ये पैसा खर्च होगी और हमारा झारखंड एक विकसित झारखंड बनेगा और सारे लोग इस झारखंड में सौकाई में खुशहाली आएगी। ठीक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने पर किसानों से धान खरीदने की मांग और राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर जेएमएम सरकार को घेरा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं की अनदेखी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधायक मीरा यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और छात्र लगातार धोखे का शिकार हो रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने पर किसानों से धान खरीदने की मांग को लेकर जो है राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर जेएमएम सरकार को घेरा। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी नेता का कहना है कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं को जो है अनदेखा कर रही है। दूसरी तरफ प्रशासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। विधायक मीरा यादव ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और छात्र लगातार धोखे का शिकार हो रहे हैं। राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आपको फिर से बता दें, झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं कई जो मुद्दे हैं उन पर जेएम सरकार को घेरा गया। धान खरीद की मांग को लेकर, किसान से जुड़े, छात्रों के छात्रवृत्ति न मिलने के मुद्दे से जुड़े,
कई ऐसी समस्या, भ्रष्टाचार से कई मुद्दों को लेकर सीएम सरकार को घेरा गया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार जनता की बुनियादी समस्याओं को अनदेखी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। वहीं विधायक मीरा यादव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और छात्र लगातार धोखे का शिकार हो रहे हैं। आखिर ये सरकार छात्रवृत्ति रोक करके क्यों रखी है? आज छात्रवृत्ति के बदौलत हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हें उम्मीद रहती है कि छात्रवृत्ति मिलेगी तो वो आगे का फिर पढ़ाई को जारी रख सकेंगे। आज बच्चों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है? क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, उससे आम लोगों को क्या मतलब है, छात्रों को क्या मतलब है? आज ये सरकार केवल ठगने का काम कर रही है, बच्चों को दिग्भ्रमित करने का काम करिए। देखिए मेरे हाथ में 3200 रुपये धान के तो खरीदना शुरू करो। आखिर ये सरकार आज मजबूरन किसानों को 1500-1600 रुपये बिचौलिए के हाथ में मजबूर कर रही है धान बेचने के लिए। 3200 रुपये क्विंटल धान खरीदेंगे ये सरकार ने कहा था, आज कहाँ गया? आज सभी हमको लगता है 70-75% किसान आज धान को खेत से ही 1500-1600 रुपये क्विंटल बेचने के लिए मजबूर है, बिचौलियों के हाथ में। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम है, 500 रुपये। अरे आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उससे बच्चों को क्या मतलब है? बच्चों को 2-2 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिला है और इतना ये एकदम असंवेदनशील सरकार तो हम देखे ही नहीं थे। हम लोग भी शिक्षा मंत्री रहे, हम लोगों ने भी सरकार चलाया, 5-5 साल सरकार चलाया। मजा जो 1 महीना का लेट हो जाए, आज पीछे उलट करके देखिए। लेकिन ये सरकार असंवेदनशीलता दिखती है इस सरकार का। केंद्र पैसा नहीं दे रहा है। अरे किस चीज का पैसा नहीं दे रहा बताना पड़ेगा ना। बकाया राशि कौन सा बकाया है खुल के बताइए ना, बहस करिए उस पे। कौन सी राशि है जिसको नहीं कर रहा है? आप नगर निकाय चुनाव नहीं कर रहे हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आप उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, कहाँ से मिलेगी राशि? आज केवल अपने गलती को छुपाने के लिए, अपने असंवेदनशीलता को छुपाने के लिए केंद्र पर मत डालिए। आप बहस करिए ना, बात करिए। कौन सा पैसा हम लोग केंद्र से जाके लाएंगे? आप बताइए तो, सिस्टम में आइए तो। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्य के नौजवानों को ठग रही है। मरांडी ने कहा कि छात्रवृत्ति न मिलने के कारण कई छात्र पढ़ाई छोड़कर काम करने को मजबूर हैं और उनका भविष्य खतरे में। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार की उदासीनता शिक्षा और सामाजिक न्याय दोनों के लिए घातक है। मरांडी ने मांग की है कि सरकार तुरंत लंबित छात्रवृत्ति जारी करे और छात्रों को समय पर सहायता दे ताकि वे बिना आर्थिक बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सके। ने ठगा है और लूट भी रहा है। आप सब देख रहे होंगे लड़के सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। भाई पिछले 2-2 वर्षों से बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है। अब बच्चे अपना पढ़ाई जारी करने के लिए कोई होटलों में प्लेट धो रहा है, कोई कहीं और मजदूरी कर रहा है। कई बच्चों का तो पढ़ाई भी छूट गया। अब जो झारखंड सरकार, और इसमें से कौन बच्चे हैं? एसटी बच्चे हैं, एसी बच्चे हैं, ओबीसी बच्चे हैं और गरीब तबके के बच्चे हैं, जिसके लिए सरकार बार बार कहती है कि नहीं हम गरीबों के लिए हैं, आदिवासियों के लिए, छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए। लेकिन इस सरकार ने सबसे अधिक नौजवानों को ही ठग रहे हैं, छात्रों को ही ठग रहे हैं और लूट भी रहे हैं। दूसरा जो मामला है वो किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। भाई आप सबको ध्यान में होगा कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा तो सरकार ने क्या घोषणा किया, तो उस समय पार्टी ने कहा था, क्या संयुक्त रूप से लोगों ने कहा, इन्होंने कहा था कि वे 3200 रुपया प्रति क्विंटल धान की हम खरीदारी करेंगे। पिछले साल तो इन्होंने विलंब से खरीदारी किया और 3200 रुपया भी नहीं दिया। 2300 रुपया प्रति क्विंटल जो भारत सरकार देती है उसमें 100 रुपये इन्होंने मात्र बोनस दिया। इस वर्ष की स्थिति यह है, किसान ने खेत खलिहान से धान को काटा और किसान अब बाजारों में 1500-1600 रुपया प्रति क्विंटल बेच रही है और झारखंड सरकार का कोई अता पता नहीं है ये कब से खरीदारी करेगी और कितना में खरीदारी करेगी।
यानी सरकार किस प्रकार से सोई हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जनता ने हमें चुनकर भेजा है और यह साफ दिखाता है कि राज्य की जनता को हेमंत सोरेन का नेतृत्व पसंद है। दूसरी तरफ बीजेपी को जनता ने नकार दिया है। मंत्री ने कहा कि चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण है कि लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से खुश हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकारें 5 वर्षों के लिए चुनी जाती हैं और मैं यह मानता हूं कि 5 वर्षों के दरमियान हो रहे चुनाव रेफरेंडम की भूमिका निभाते हैं। झारखंड के चुनाव ने रेफरेंडम की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया कि झारखंड की जनता को हेमंत सोरेन के नेतृत्व पर भरोसा है, भारतीय जनता पार्टी की इन कठदलीलों पर नहीं है। और मैं पुनः दोहराकर कहता हूं कि जो मुद्दे जनता को नहीं छूते हैं उनमें ही पिछला 5 साल इन लोगों ने निकाला है और इस बार भी ये वही गलती कर रहे हैं और मैं ये मानता हूं कि 29 का चुनाव भी इनके लिए बड़ा सबक होगा। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में 33 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकृत किए गए हैं। कैबिनेट सचिव वंदना ददेल ने बताया कि किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए 48 करोड़ रुपए का बोनस देने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही धान की अधिप्राप्ति के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2004 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। साथ ही सिरमटोली और राजेंद्र चौक में कॉन 4 लेन और एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना के लिए पुनरीक्षित 470 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद के ये निर्णय राज्य के बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी माने जा रहे हैं। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय बालूमाथ लातेहार के निर्माण कार्य हेतु 38 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। प्रस्ताव संख्या 2 है कार्मिक विभाग से वर्ष 2026 में झारखंड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के संबंध में। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी से गोवा नाइट क्लब और अग्निकांड पर दुख जताते हुए मृतकों को परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में ऐसी घटना न हो, इसके लिए राज्य सरकार को सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि राज्य के सभी रेस्टोरेंट, अस्पताल और बाहरी प्रतिष्ठानों की फायर सेफ्टी की जांच की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जहां भी लापरवाही पाई गई वहां कड़ी कार्रवाई होगी। अंसारी ने सभी प्रतिष्ठान संचालकों से फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध रखने और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। आपको बता दें कि टीमों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गोवा जैसी घटना झारखंड में न हो। ये देश को दहला के रख दिया। गोवा में लाखों लाख टूरिस्ट जाते हैं और वहां पर इस तरह की घटना निश्चित तौर पर मर्माहत कर दी है। वहां की सरकार से मैंने मांग किया है कि जितने लोग जाते हैं उसकी सुरक्षा की गारंटी दें और जो जिसकी लापरवाही से चूक हुआ है उस पर कठोर कार्रवाई करें। मैं देश के प्रधानमंत्री से मैंने आग्रह किया है कि आप हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं आप, तो मृतक परिवार को कम से कम 1-1 करोड़ रुपया दीजिए। बहुत बुरा स्थिति में है परिवार है, हम देख रहे थे सोशल मीडिया में। और झारखंड में भी 3 जो हमारे लोगों की वहां जान चली गई, तो उसको लेकर भी हम एज ए आपदा मंत्री हमारी कल बात हुई थी। हम प्रत्येक परिवारों को 4-4 लाख रुपया जो मुआवजा हम लोग देंगे, जबकि ये प्रावधान नहीं है। फिर भी हम लोग एक सहानुभूति पूर्वक हम लोग ये निर्णय लिए हैं। दूसरा है कि हमारे झारखंड में इस तरह की घटना ना घटे, इसको लेकर हम लोग सचेत हैं। हमने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि जितने भी रेस्टोरेंट हो, होटल हो या फिर हॉस्पिटल हो, सबकी सुरक्षा, फायर सेफ्टी और जितने रेस्टोरेंट हैं, बार हैं, मैंने उनको कहा कि आप लोग एकदम अगर लापरवाही हमें मिलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे।
दूसरा है रूप टूप जितना भी है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, बार है, उस पर भी हम देख रहे हैं, हम खुद जाएंगे जांच करने के लिए। अगर मुझे कहीं अगर कोई खामियां मिला तो कार्रवाई करेंगे। हमारी सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की नेतृत्व वाली सरकार जनता की हर वो उम्मीद पर हम लोग खरा उतरने का काम करेंगे। धन्यवाद। केंदुआडीह गैस रिसाव से प्रभावित बस्ती के लोगों ने विस्थापनों को लेकर बीसीसीएल के प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। प्रभावित ग्रामीणों ने सोमवार एक प्रेस वार्ता आयोजित कर एक स्वर में ऐलान किया कि मर जाएंगे लेकिन अपनी यह जमीन छोड़कर बैलगाड़ियां या कर्माटांड नहीं जाएंगे। वहीं केंदुआडीह बस्ती के लोगों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की विरासत का हवाला देते हुए विस्थापनों का कड़ा विरोध किया है। निवासियों का कहना है कि गैस रिसाव की घटना के बाद बीसीसीएल प्रबंधन उन्हें बैलगाड़ियां या कर्माटांड में शिफ्ट होने के लिए कह रही है, लेकिन यह उनके जीवन यापन के लिए संभव नहीं है। ग्रामीणों ने एक मत से कहा कि हम सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी इसी केंदुआडीह बस्ती में रहते आए हैं। हमें विस्थापित करने के लिए बजाय हमें बीसीसीएल प्रबंधन को गैस निकालने की दिशा में प्रयास तेज करना चाहिए। लोगों ने अपनी चिंताओं को सामने रखते हुए बताया कि बैलगाड़ियां या कर्माटांड में ना तो उन्हें रोजगार मिलेगा और ना ही किसी तरह की अन्य सुविधाएं। ऐसे में केंदुआडीह छोड़कर दूसरी जगह जीवन यापन करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। हम लोग एकजुट होकर लड़ेंगे इसके लिए। अगर इसका समस्या का समाधान करना है, जितना भी चालक का मुंह बंद कर दिया गया है, पंखा का बंद कर दिया गया है, उसको खोला जाए। हम लोग यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे। इसका समस्या का समाधान कीजिए। और ये केंदुआ है, केंदुआ इतिहास रखता है, इतिहास। जब मजबूरिया में अचरमन हुआ तो यही केंदुआ को लोग अपना शहादत दिया है। तो जब अपना बात आएगा तो हम लोग भी शहादत देने के लिए तैयार है। पहले एक मेरा नारा है, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, हम लोग शुरू से जब यहाँ पर रह रहे हैं, आज ने हमको लगता है कि जब से हम पैदा हुए हैं तो हम यहाँ गैस का नाम सुन रहे हैं। आपने इतना सालों में क्या किया गैस बंद करने के लिए? पहले इसका जवाब बीसीसीएल दे। इतनी बड़ी संस्था है डीजीएमएस, सिम्फर, आप उसको मंथली देते हैं, पैसा देते हैं, किस लिए देते हैं? 40,000 आबादी है, क्या कोल इंडिया बीसीसीएल प्रबंधक 40,000 आबादी को बसा देगी एक बार में? बसा देगी? नहीं बसा पाएगी। तो मेरा हम लोगों का यही मांग है कि जितना जल्दी हो ये जो गैस का निकासी किसी तरह किया जाए। ऐसे बस बहुत से अचानक बंद है तो वो चाहेंगे तो निकाल, उनकी मानसिकता, उनका मानसिकता यही है यहाँ से कोयला कैसे निकाले, यहाँ के आदमी को पलायन कैसे करे, यहाँ के लोगों को डराए कैसे। तो डराने धमकाने से हम डरने वाले नहीं है। गिरिडीह जिले के गवा और तीसरी में अवैध माइका कारोबार पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की कार्रवाई से माइका माफियाओं ने हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, गिरिडीह के डीएफओ मनीष तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने प्रखंड में जमडार व निमाडीह पंचायत में छापा मारा। इस दौरान आपको बता दें, दोनों पंचायतों के जमडार और गोरी यांचू बेला खुट्टा हरला घाटी में छापा मारा गया है। इस दौरान हरला घाटी में पुआल से ढककर रखा गया लगभग 40 टन अवैध माइका जब्त किया गया है। इसके अलावा जमडार में 6 टन, बेला खुट्टा में 4 टन और गोरिया यांचू में 10 टन सहित अन्य जगहों पर लगभग 100 टन अवैध माइका जब्त किया गया है। आपको बता दें, माइका की जब्ती के बाद वन विभाग और प्रशासन की टीम इसके मूल्यांकन और मालिकों के बारे में जांच पड़ताल कर रही है। अवैध माइका कारोबारी को मैं पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। लगातार गिरिडीह डीएफओ मनीष तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम छापेमारी कर रही है। लगातार ठिकानों पर अभी तक अवैध माइका और व्हाइट पत्थर पर्दाफाश कर चुके हैं। बोकारो के पर्वतपुर में हुए सड़क हादसे में पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई है। दोनों एक शादी समारोह में जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से भीषण सड़क हादसा हो गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने गुस्से में आकर सड़क जाम कर दिया और शवों को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। जांच में पाया गया कि जिस कार के कारण हादसा हुआ वो स्कॉर्पियो कार ओएनजीसी में काम करने वाले की है। तभी आक्रोशित लोगों ने ओएनजीसी कंपनी के बाहर सड़क जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन जारी रखा। मुआवजे की मांग की जा रही है, नौकरी की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कार चालक के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की जा रही है।
कोडरमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोडरमा घाटी NH20 पर ललकी मोड़ में कई महिलाएं और बच्चे रोड किनारे सवारी वाहन का इंतजार कर रहे थे। इसी दरमियान कोडरमा की तरफ जो है तेज रफ्तार सफेद रंग की कार ने ललकी मोड़ पर खड़ी महिला और बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही वह कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस पूरे घटनाक्रम में 4 महिलाएं सहित 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसी बीच घायलों को कोडरमा पुलिस प्रशासन और देवदूत बने सागर गिरी की मदद से कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर इलाज के क्रम में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, बाकी का इलाज चल रहा है। वहीं कोडरमा पुलिस ने कार चालक सहित सवार सभी लोगों को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं कार पर सवार एक व्यक्ति भी घायल हो गया, जिसका कोडरमा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार कार रांची से बेगूसराय जा रही थी। इसी क्रम में NH20 पर लड़की मोड़ के पास कोडरमा घाटी में यह दुर्घटना हुई है। बैठ गए थे ने तो वह बैठ गए तो वह पर गाड़ी आया रिपीट में पूरा पलट दिया मेरे थे। तो वहाँ सड़क किनारे बैठे थे? हाँ। कौन गाड़ी आया उधर? कार गाड़ी है सर। कार पूरा स्पीड था? हाँ। अब देखबो नहीं किए सर, हम कौन तरफ ये तरह धार हो गया। कार किधर से आ रहा था? इधर कोडरमा तरफ से जा रहा है। कोडरमा तरफ से जा रहा था, बिहार तरफ जा रहा था। साहिबगंज जिले के प्राइवेट अस्पतालों में मौत का खेल खेलने का यह अंदाज कोई नया अंदाज नहीं है, बल्कि यह खेल साहिबगंज जिले में फिल्मी अंदाज में खेला जाता है। साहिबगंज में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था देने के नाम पर केवल उन्हें गुमराह किया जाता है, बल्कि कई मरीजों को जान की बाजी भी लगानी पड़ती है। आपको बता दें कि वहीं दिल को झकझोर करने वाली घटना का उजागर तब हुआ जब जिरवावाड़ी थाना क्षेत्र में संचालित रमैया सुपर स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजरत नीतू देवी नामक गरीब मरीज का 7 नवंबर 25 को गोल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन डॉक्टर जितेंद्र शर्मा द्वारा किया गया। वहीं ऑपरेशन के 4 दिन बाद मरीज की हालत अचानक बिगड़ गई और 12 नवंबर को मरीज को हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया। आगे की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मरीज नीतू की पति विजय राम बहुत ही गरीब है, जो ई-रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। वहीं नीतू को हायर सेंटर के बाद उनके परिजनों ने भागलपुर ले गए। वहीं 2 डॉक्टर को दिखाया गया, उन दोनों ने भी नीतू की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन अपने मरीज जो है को पटना NMCH ले गए, लेकिन वहां भी डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन की बात कही और कहा इसके बाद भी बचने की गारंटी नहीं दी जाएगी। इससे परिजनों को अपोलो कोलकाता ले जाने की सलाह दी गई। इस बीच नीतू के पति ने अपने टोटो सहित घर भी गिरवी रखकर पैसे का जुगाड़ किया और अपनी पत्नी को अपोलो को जो है ले गया, वहीं भर्ती कराया। लेकिन अपोलो में भी 1 सप्ताह से अधिक इलाज चलने के बाद नीतू की जान नहीं बच पाई और 5 दिसंबर को नीतू अपने परिवार को छोड़कर अलविदा कह गई। हमारे यहाँ पथरी का इलाज कराने आए थे, उसका ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, तो क्या हुआ ऑपरेशन में? कौन किए? डॉक्टर कौन किए? जितेंद्र शर्मा। अच्छा, इनका डिग्नेशन क्या है? MBBS जनरल सर्जन। ठीक है, तो किस कंडीशन में आए थे और किस कंडीशन में गया? कंडीशन उनका आने से पहले उनके जो घर वाले आए थे पहले कि इस चीज का ऑपरेशन हमको कराना है, वो पहले से रिपोर्ट लेके आए थे अपना कि पथरी है गोल्ड ब्लैडर में, उसको निकालना है। उनकी पत्नी नीतू की तबीयत खराब थी, जांच में उसको गॉल ब्लैडर में पथरी की शिकायत आया, तो ये जांच पड़ताल रमैया केयर हॉस्पिटल में हो रहा था। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा इन्होंने सलाह दिया था गॉल ब्लैडर में ऑपरेशन करना होगा जल्दी। 7/11 को ही यहाँ पर रमैया हॉस्पिटल में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के द्वारा ऑपरेशन कराया गया था। 3-4 दिन के बाद रमैया हॉस्पिटल के डॉक्टर ने ही बोला, रेफर कर दिया कि आप कहीं बाहर ले जाइए, तबीयत ठीक नहीं हो रहा है। उनको अचानक से पेट में दर्द हुआ तो हम लोग उसका जो है अल्ट्रासाउंड कराएं जुमापति में। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है उसका 20 mm का गोल्ड ब्लैडर में पथरी निकला। तो हम लोगों ने रमैया केयर में जाकर बात किया ऑपरेशन का। 6 तारीख को जाँच वाच हो गया, 6 तारीख को 7 को ऑपरेशन हुआ। 7 को ऑपरेशन होने के बाद जो है वो 4-5 दिन रखने के बाद बोलता है आपका पेशेंट सीरियस है, लीवर में इन्फेक्शन है, आप बाहर लेके जाइए। बाहर हम लेके गए, भागलपुर लेके गए, पटना लेके गए, दोनों जगह से रेफर करते हुए हम चले गए हावड़ा कोलकाता अपोलो में। वहाँ पर बहुत सारा पैसा खर्चा करने के बाद मेरा भानभज्जा उसका 2 छोटा बच्चा है, घर द्वार को गिरवी रख दिए हम, लेकिन हम लोग उसको बचाने पाए। कल 3:35 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी।
फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।